अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहज़ाद है। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये पाकिस्तान में लाहौर के एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल का है, जिसे लोग मशहूर तरीन और पुरानी जगह मानते हैं। लेकिन माज़रत के साथ मैं आपको ये जगह का नाम नहीं बता सकता। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी अजीब व गरीब और रूहानी चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी हो या किसी से सुनने को मिले। मैं लगभग 10 साल तक एक सर्जरी टेक्नीशियन रहा हूँ और इन्हीं सालों में मैंने बहुत कुछ देखा जो समझ से बाहर था। मैं 4 साल तक एक नॉन प्रॉफिट इस्लामिक हॉस्पिटल में काम करता रहा। जब मैं पहली दफ़ा ऑपरेशन थिएटर के डिपार्टमेंट आया तो वहाँ पुराने काफ़ी स्टाफ मेंबर्स मुझे अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाने लगे। 2 स्टाफ मेंबर जो वहाँ बहुत पुराने थे, हम उन्हें इस कहानी में फरीहा और समीना कहकर पुकारते हैं। उन्होंने मुझसे एक नर्स का जिक्र किया जो कभी इस हॉस्पिटल में सर्जिकल टेक्नीशियन हुआ करती थी। उनका नाम मरियम था। ये वो दौर था जब हॉस्पिटल का काम इस्लामिक तरीके से चला करता था और ज़्यादातर स्टाफ में नर्स हुआ करती थी। मरियम बहुत सख्त मिजाज और कवायद की पाबंद थी। उनसे कोई गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। समीना ने सिर्फ उनके बारे में सुन रखा था, लेकिन फरीहा ने उनके साथ काम किया था कई सालों पहले। फरीहा मुझे बताती है कि कैसे उन्होंने कई बार मरियम की आवाज़ सुनी है ऑपरेशन थिएटर में, जबकि वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं एक शक्की मिजाज इंसान हूँ, तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ नए बंदे को डराने का तरीका है, मगर ये सब सिर्फ कहने की बात नहीं थी। एक रात जब मैं रात की शिफ्ट पर था, मैं ऑपरेशन थिएटर की सप्लाई रूम में सामान रख रहा था, तब मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ऊंची हील वाली जूती पहने चल रहा हो, वो भी साफ साफ फर्श पर। वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो। मैंने सोचा कि ये ज़रूर कोई मजाक कर रहा होगा। मैंने इरादा बनाया कि झट से बाहर निकलकर पकड़ लूँ जो भी ये प्रैंक या मजाक मेरे साथ कोई भी कर रहा है। पर जब मैं फ़ौरन हॉलवे में आया, वहाँ कोई नहीं था। ना कोई दरवाज़ा हिल रहा था, ना कोई आवाज़, बस सिर्फ एक खामोशी थी वहाँ पर। ये पहली बार हुआ था, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी इसकी तरफ। मगर धीरे धीरे ऐसे वाक़यात बढ़ने लगे। फिर काफ़ी नए स्टाफ मेंबर भी आए और फरीहा और समीना उनको ट्रेनिंग दे रही थी। एक बार तो एक नए मेंबर के सामने एक इंजेक्शन सिर्फ हवा में उछला और फिर नीचे गिर गया। ये सुनकर मुझे पहली दफ़ा यकीन आया कि ये सब मजाक नहीं था। जब काफ़ी स्टाफ मेंबर्स ने मुझसे ये बात शेयर की तो ये सुनकर मुझे पहली दफ़ा यकीन आया कि ये सब मजाक नहीं है। मेरा अपना भी अजीब चीज़ें देखने का सिलसिला जारी रहा। वो कदमों की आवाज़ और धीमी धीमी सरगोशियाँ, जैसे कोई कहीं करीब बैठा फजूल बातें कर रहा हो। ये सब चीज़ें हॉस्पिटल के काफ़ी स्टाफ मेंबर्स ने महसूस की थी। एक रात तकरीबन 2:30 पर जब मैं ऑपरेशन थिएटर की सप्लाई लाने गया, वहाँ एंटर करते ही एक अजीब सा और बहुत भारी सा महसूस होने लगा, जैसे कोई चीज़ मेरी तरफ घूर रही हो। मुझे महसूस हो रहा था कि जब मैंने ऊपर देखा तो यकीनन मुझे ऊपर कोई नज़र आएगा, और जब मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा तो एक स्याह धुआं जैसा साया छत से लटका महसूस हुआ। पहले मुझे लगा कि शायद किसी चीज़ में आग लगी हो, मगर कोई धुआं या जलन की स्मेल नहीं थी। तब मुझे समझ आया कि ये कोई बुरी चीज़ है, और अगर मैंने फ़ौरन कुछ नहीं किया तो ये भी ख़तरनाक हो सकती है। ये स्याह धुआं धीरे धीरे नीचे मेरी तरफ गिरने लगा। मैंने फ़ौरन अपनी जगह पर खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ी, वो धुआं एकदम रुक गया और धीरे धीरे वापस ऊपर किसी कॉर्नर में चला गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी फिल्म को रिवर्स में चला दिया हो।
जब ये चीज़ गायब हुई तो मैंने फ़ौरन भागना शुरू कर दिया और मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जो भी था वो मरियम नहीं थी, वो शायद कोई और ही था। मरियम जो कि एक अच्छी औरत थी जो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती थी, मगर ये जो भी था ये कुछ और ही था और इसकी नीयत अच्छी नहीं थी। आज तक मैंने ये बात किसी से नहीं की, ना किसी दोस्त से, ना किसी घर वाले से। मुझे उस वक्त डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे, मगर अब सोचता हूँ कि इसे छुपाने का क्या फ़ायदा था। जो कुछ देखा वो देखा, आज बता रहा हूँ। शायद कोई और भी ऐसे कुछ महसूस कर चुका हो। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौज़ान है। ये कहानी पाकिस्तान में हुई है और इसका वाक़या 1973 में लाहौर के एक पुराने इलाके में गुज़रा था। उस वक्त मैं सिर्फ़ 8 से 9 साल का था और मेरी माँ लाहौर के एक रेजिडेंशियल इलाके में रियल इस्टेट एजेंट की तरह काम करती थी। उन्हें एक क्लाइंट के ज़रिए एक पुरानी हवेली का पता चला जो माल रोड के करीब थी। ये हवेली एक बहुत पुराने मालिक की थी जो कि काफ़ी पहले पंजाब आया था और यहाँ ये मकान बनाया था। वो पहले एक डॉक्टर था, मगर एक हादसे के बाद उसने अपना इलाज छोड़कर रूहानी शिफा पर काम करना शुरू कर दिया। ये शख्स लोगों का रूहानी इलाज करता था और बेसहारा लोगों की मदद के लिए एक इदारा भी चला रहा था। मेरी माँ और हवेली के मालिक काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उसने मेरी माँ को बताया कि उसकी माँ एक जादूगरनी थी जो घर में हर वक्त जादू टोना करती रहती थी। मेरी माँ कहती थी कि जब भी वो उस हवेली में काम करती थी तो उसे अजीब सा महसूस होता था, इसलिए वो रात को वहाँ रुकना पसंद नहीं करती थी। एक रात हवेली का मालिक किसी काम की वजह से मेरी माँ को मिलना चाहता था। वो बेचैनी सी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी गाड़ी लेकर चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा नॉक किया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी दफ़ा नॉक किया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। जब उसने वापस मुड़कर देखा तो एक खिड़की से कोई हाथ हिला रहा था। पहले तो उनको लगा कि ये उनके क्लाइंट का एक दोस्त होगा, मगर फिर उन्हें महसूस हुआ कि 3 मर्द और एक औरत उन्हें एक साथ देख रहे थे। ये देखकर उन्हें अजीब सा महसूस हुआ और वो वहाँ से निकल गईं। जब घर पहुंचकर अपने क्लाइंट को फ़ोन किया और पूछा कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, तो उनका जवाब आया, मैंने तो आज कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं की थी, मैं तो पूरा दिन घर पर था। ये सुनकर मेरी माँ हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि उसने हवेली के अंदर लोग देखे जो उसे हाथ हिला रहे थे। इस पर फ़ोन की दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर उनका दोस्त बोला, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मेरी माँ ने मजबूरी में उसके घर जाने का फ़ैसला किया। जब वो उनके घर पहुंची तो उन्हें महसूस हुआ कि घर के अंदर कोई अजीब सा माहौल है। उनका दोस्त चुप चुप कर कुछ अजनबी बातें कर रहा था। वो अल्लाह, शैतान और जादू की बातें कर रहा था और लग रहा था जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। फिर अचानक उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। मेरी माँ बहुत डर गई और फ़ौरन वहाँ से निकलने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके दोस्त ने कहा, मुझे चाहे जो भी हो दोबारा कभी यहाँ मत आना और अपने बच्चों को भी कभी इस घर के करीब मत लाना। उस रात मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से नींद की। सुबह फ़ोन बजा और ये हमारा पड़ोसी का था जो मेरे भाई के साथ एक शिकार ट्रिप पर गया हुआ था। उन्होंने कहा कि एक हादसा हो गया है। मेरा भाई लकड़ी काट रहा था और एक और लड़के ने जब लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो वो गिरकर मेरे भाई के चेहरे पर लग गई। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर होती तो उसकी आँख जा सकती थी। मेरी माँ को अंदाज़ा हो गया था कि हवेली की कोई बुरी शक्ति, कोई बुरा जादू मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहता है।
उन्होंने फ़ौरन एक मौलवी साहब से रब्ता किया और रूहानी मदद ली। इसके बाद उन्होंने वो मकान बेचने का काम छोड़ दिया और उस क्लाइंट से दूर हो गई। वक्त गुज़रता रहा, लेकिन मेरी माँ को हमेशा ये शक रहा कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ़ एक इत्तेफाक नहीं था। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में अजीब अजीब चीज़ें महसूस हुई हैं, मगर वो कहानी किसी और दिन के लिए है। हो सका तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये थी मेरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ है और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो रात के वक्त ड्यूटी करता हूँ। मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं है, ये कह लें कि था, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हुए जो समझना मुश्किल हो जाता है मुझे। मेरी नौकरी ये है कि मैं लाहौर के एक पुराने गोदाम के बाहर रात की शिफ्ट करता हूँ, जो कि जलने की वजह से खाली हो चुकी है। ये गोदाम 1 महीने पहले आग लगने की वजह से तबाह हो गया था और मालिक ने फ़ैसला किया था कि इसे दोबारा बनाया जाए, ना कि बस इसे उसी हालत में ठीक करा जाए। पिछले 1 महीने से यहाँ कुछ लोग छुप छुप के अंदर जा रहे थे, शायद माल लूटने या सिर्फ शरारत करने। मालिक इन चीज़ों से परेशान था क्योंकि वो बचा कुचा सामान निकलवाने और डेमोलिनेशन के पेपर तैयार करवाने में मसरूफ़ था। एक रात जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो देखा कि गोदाम के साइड वाले 2 दरवाजे उजड़ चुके थे, यानी अपनी जगह से टूट चुके थे कह लें। ये देखकर मुझे शक हुआ कि कोई अंदर घुस चुका है। मैं धीरे से अंदर गया ताकि देखूं कोई चोर तो नहीं है। जैसे ही मैं गोदाम के अंदर चल रहा था, मुझे महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड हूँ और अब तक कभी अपनी बंदूक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उस रात मेरा हाथ मेरी बंदूक पर था। मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और साथ ही मुझे एक सर्दी का एहसास हुआ जो इस मौसम में बिल्कुल अजीब थी। अचानक पीछे से एक ज़ोर की आवाज़ आई। एक टेम्परेरी लाइट जो मालिक ने लगवाई हुई थी ज़ोर से गिर गई थी। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा, हाथ अब भी मेरी बंदूक पर था। उस वक्त मुझे सामने 2 आंखें नजर आईं जो अंधेरे में मुझे घूर रही थीं। मैं कुछ पल के लिए झिझक गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए ज़ोर से बोला, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो मेरी सोच से बाहर था। वो आंखें अजीब तरीके से हिलने लगीं। मैंने फ्लैशलाइट ऑन करके देखा तो सामने एक लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। वो अजीब तरीके से हिल रही थी जैसे कोई मशीन हो। वो आधी दीवार के पीछे छुपी हुई थी। मैं एक कदम आगे बढ़ा और फिर से कहा, सुनो, यहाँ से चले जाओ। मेरी आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उसने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया। वो लड़की अचानक इतनी ज़ोर से चीखी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। वो चीख इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। बस मैं पीछे हटा और जल्दी से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं गोदाम के दरवाजे के बाहर आया, वो चीख एकदम बंद हो गई। मैंने वापस अंदर देखकर चीख कर कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फ़ौरन अपने फ़ोन से लोकल पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस कुछ देर बाद पहुँच गई और हम गोदाम का जायज़ा लेने लगे। लेकिन अब जो देखा उसने मुझे अब और ज़्यादा हैरान कर दिया। जो टेम्परेरी लाइट गिर गई थी वो वापस अपनी जगह पर ठीक थी, जैसे कभी गिरी ही ना हो, और अंदर कोई भी नहीं था। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो लड़की मेरे बाहर आने के दौरान निकल गई हो, क्योंकि मैं दोनों एग्जिट्स पॉइंट देख रहा था। पुलिस ने जब मुझसे स्टेटमेंट ली और मैं अपनी गाड़ी की तरफ चला गया तो बस एक ही बात कह सकता हूँ, जो कुछ हुआ वो या तो नामुमकिन था या फिर किसी सुपर नेचुरल चीज़ का असर था। और अब मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये गोदाम जल्दी से ठीक हो जाए। और याद रखें, हर वक्त डरने की कोई ना कोई वजह होती है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम लतीफ़ है। ये कहानी छोटी है मगर काफ़ी खौफनाक है। मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाने वाला कि कैसे कुछ लोग जिन्नात को देखते हैं या क्या होता है या ऐसे होता है, मगर ये लगभग कहीं सच भी है कि कुछ लोगों ने जिन्नात को देखा होता है और ज़्यादातरों ने नहीं। लेकिन जब कोई जगह बहुत ज़्यादा मनहूस हो जाए और हालात कुछ ऐसे बन जाएं तो कभी कभी कोई चीज़ खुद को जाहिर कर देती है, चाहे तुम उस किस्म के इंसान हो या ना हो। जब मैं तकरीबन 9 साल का था, मेरी माँ नए घर की तलाश में थी। हमारा इलाका पहले एक अच्छा और पुरसकून जगह हुआ करता था, मगर वक्त के साथ साथ वहाँ जुर्म बढ़ता गया। इसलिए मेरी माँ ने फ़ैसला किया कि हमें शहर से थोड़ा दूर किसी बेहतरीन जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस तलाश के दौरान हमने काफ़ी घर देखे। ये सब घर लाहौर के बाहर एक तरफ छोटी छोटी बस्तियों और खुले मैदानों के पास थे। माँ मुझे अक्सर अपने साथ ले जाती थी और मैं हर घर के मुख्तलिफ़ कमरों में जाता और सोचता कि कौन सा मेरा होना चाहिए। फिर एक दिन हम एक ऐसे घर को देखने गए जो चारों तरफ से घने दरख्तों से घिरा हुआ था। लाहौर से इस जगह तक पहुंचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और उस घर की तरफ देखा, मुझे फ़ौरन अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि ये जगह ठीक नहीं है। क्या तुम कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ बिना किसी वजह के तुम्हारे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाए, जैसे तुम किसी गहरी खाई के किनारे पर खड़े हो और किसी पतली सी रस्सी पर चलने को कह दिया जाए। अगर एक कदम भी गलत रखा तो सीधा नीचे गिरने का खतरा होता है। मकान मालिक, जो कि हमें पहले ही मिल गई थी, उसने हमें घर दिखाया। हर बार मैं अपनी माँ से अलग होकर घर घूमता था, मगर इस बार मैं उनके साथ ही रहा। पता नहीं क्यों, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। घर में कुछ खास नहीं था, सिर्फ पुराना लग रहा था। जगह जगह से पानी टपकने के निशान थे और दीवारों पर पुराने पैच लगाए गए थे। जब टूर मुकम्मल हो गया तो मेरी माँ और मकान मालिक ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने लगे। तभी मुझे बाथरूम जाना था। मकान मालिक ने कहा कि सिर्फ एक बाथरूम काम कर रहा है और वो ऊपर की मंजिल पर है। मैंने माँ से कहा कि वो मेरे साथ चलें, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब तुम लगभग 10 साल के हो गए हो, बाथरूम का इस्तेमाल खुद कर सकते हो, चले जाओ, मैं नीचे ही बैठी हुई हूँ। मेरी माँ बहुत प्यारी और नरम मिजाज थी, मगर जब एक बार उसका लहजा सख्त हो जाए तो बेहतर था कि बात मान ली जाए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा और बाथरूम हॉलवे के बिल्कुल आखिर में था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मेरा दिल डूबने लगा। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी से ये काम मुकम्मल कर लूँ तो जो भी चीज़ यहाँ है मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर भाग सकूँ। जब सब कुछ हो गया तो जैसे ही हाथ धोने के लिए घूमा, मैंने उस शीशे में देखा एक औरत वहाँ खड़ी हुई थी। वो मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा जर्द था और उसने एक पुराने दौर की रली मिली कमीज़ पहनी हुई थी। मगर सबसे ज़्यादा डरावना था जो वो ये कि उसके होंठ बहुत तेज़ी से हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ बोल रही हो मगर आवाज़ ना निकल रही हो। मैंने चीख मारी और फ़ौरन भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा वो ज़ोर से बंद हो गया। मैंने दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा, चीखता रहा, लेकिन फिर अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मेरी माँ और मकान मालिक दोनों मेरे ऊपर झुककर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मैं फ़ौरन उठ बैठा और उन्हें वो सब बताया जो मैंने देखा था। मेरी माँ को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। घर वापस आते ही उसने मुझे बहुत डांटा। वो समझ रही थी कि मैंने बस ड्रामेबाजी की है, मगर मुझे पता था कि जो मैंने देखा वो असल था, वो कोई मजाक नहीं था। आज इतने सालों बाद मेरी माँ को याद नहीं कि वो जगह लाहौर के किस इलाके में थी, मगर मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वापस उस जगह जाऊँ
और देखूं कि वहाँ क्या वाकई कुछ ऐसा है जो समझना बाकी था मेरे लिए। जिस तरह कि तुम मुझे समझ लो कि मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों पर हमेशा से दिलचस्पी रही है, लेकिन ये सोचना अजीब लगता है कि ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी किसी भूत से। मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, लाहौर की पुरानी हवेलियाँ देखी हैं, छोड़ी हुई इमारतों का जायज़ा लिया है और अक्सर सुने सुने मकान में रात गुजारी है, लेकिन फिर भी मैंने कभी दोबारा कुछ नहीं देखा। मगर जो औरत मैंने उस शीशे में देखी थी वो आज भी मेरे जहन में ज़िंदा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैज़ान है। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे वालिद की दोस्त की है। उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं ये कहानी शेयर कर सकूँ। ये वाक़या 2013 की सर्दी के मौसम में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। ये उस वक्त की बात है जब वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे। दिसंबर का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी। वो एक लंबे सफ़र पर थे और अकेले मुसाफिर का एहसास उन्हें और ज़्यादा बेचैन कर रहा था। अंकल बहुत थके हुए थे, सुबह से सफ़र कर रहे थे और अभी भी कुछ घंटों का सफ़र बाकी था। खैबर पख्तूनख्वा के ये रास्ते वैसे भी मुश्किल होते हैं और जब रात हो तो ये और भी ज़्यादा खौफनाक महसूस होते हैं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और चाँद भी एक अजीब सी रोशनी डाल रहा था ज़मीन पर। ये सफ़र सिर्फ लंबे होने की वजह से नहीं बल्कि अकेले होने की वजह से भी अजीब लग रहा था। चलते चलते उनकी नज़र एक छोटी सी सड़क पर पड़ी जो पहाड़ों के दरमियान से गुज़रती थी। एक ऐसा शॉर्टकट था जो उनका सफ़र कम कर सकता था। अंधेरा और खौफ के बावजूद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इस रास्ते से गुज़रेंगे ताकि जल्दी गाँव पहुँच सकें। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि यही फ़ैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फ़ैसला साबित होगा। जो लोग कभी खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्तों से गुज़रे हैं वो जानते हैं कि ये रास्ते दिन के उजाले में ख़तरनाक होते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जब हवा तेज़ चल रही हो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक महसूस होते हैं और ज़रा सी भी लापरवाही गाड़ी को नीचे गहरी खाई में गिरा सकती है। जब उन्होंने ये शॉर्टकट लिया उन्होंने फ़ौरन महसूस किया कि ये रास्ता पहले इतना सुनसान नहीं हुआ करता था। गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने महसूस किया कि उनकी गाड़ी के पीछे शीशे के बाहर कोई आदमी उनके साथ साथ चल रहा है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी और ये सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, ये एक बूढ़ा आदमी था जो अजीब सी चाल से गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था। उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था मगर उसका अजीब सा अंदाज और उसकी रफ्तार कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। अंकल का दिल तेज़ धड़कने लगा और पहले उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें कोई वहम हुआ है, लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो उनको वही शख्स फिर से नज़र आया। अब की बार उसकी चाल फिर से तेज़ हो चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कदम ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, जैसे वो हवा में तैरता आ रहा हो उनके पास। फिर उन्होंने एक और बड़ी गलती की। घबराहट में उन्होंने गाड़ी रोकी, बाहर निकले और देखने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें इधर उधर उन्हें वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। ना कोई आदमी, ना कोई निशान, ना ही ज़मीन पर किसी के कदम के असर। रात की ठंडी हवा उनके चेहरे पर टकराई और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके करीब है मगर नज़र नहीं आ रहा। अंकल ने सोचा शायद ये सब उनकी थकान की वजह से हो रहा है। अकेले लंबा सफ़र करना, वो भी ठंडी और अंधेरी रात में, किसी भी शख्स के होश पर असर डाल सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें मसली और गहरी सांस लेकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ सही नहीं हो रहा। फिर भी उन्होंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उनका जहन का खेल है।
उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी चलनी शुरू हुई। उनकी नज़र अचानक पिछले शीशे पर पड़ी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी रगों में खून जमने लगा। वहाँ पिछली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, बिल्कुल चुप, बिना हरकत किए, सिर्फ उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब सी थी, जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी रूह उस से बांधी जा रही हो। अंकल का दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल सुनसान हो गया, जैसे उनकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो गई हो। उनका दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। उनका पूरा जिस्म एकदम से ठंडा पड़ गया था। गाड़ी चल रही थी मगर उनका दिमाग फ्रीज हो चुका था। फिर अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आंखें बंद हो रही हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो वो एक अजीब जगह पर थे। सूरज निकल चुका था, हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं परिंदे बोल रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें मसली और चारों तरफ देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था, जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो जिंदा था। ये सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि वो तो बेहोशी की हालत में थे और ये रास्ता इतना ख़तरनाक था। एक ज़रा सी लापरवाही भी किसी भी शख्स की जान ले सकती थी। तो फिर वो कैसे सेफ निकले? अगर वो नींद की हालत में होते तो उनकी गाड़ी किसी खाई में गिर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई था जो उनकी हिफाजत कर रहा था? जब वो घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया। माँ ने पहले हंसकर कहा, बेटा, रात के अकेले सफ़र ऐसे ही अजीब ख्यालात पैदा कर देते हैं। लेकिन जब अंकल ने उन बूढ़े शख्स की तफसील का जिक्र किया तो उनकी शक्ल, उनके कपड़े, उनका अजीब सा तरीका, तब उनकी माँ का चेहरा एकदम से जर्द पड़ गया, जैसे उनकी रगों में खून जम गया हो। माँ बिना कुछ कहे फ़ौरन एक पुरानी अलमारी की तरफ गईं, उसे खोला और एक तस्वीर निकाली जो पुरानी और जर्द पड़ चुकी थी। उन्होंने ये तस्वीर अंकल के हाथ में दी और पूछा, क्या ये वही आदमी था? जब अंकल ने तस्वीर देखी तो उनका दिल थम से रह गया। हाथ से तस्वीर गिरते गिरते बची। ये बिल्कुल वही बूढ़ा शख्स था जो उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, ये मेरे वालिद हैं, तुम्हारे नाना जी। वो तुम्हारी पैदाइश से पहले वफात पा गए थे। तुमने कभी उनकी तस्वीर नहीं देखी क्योंकि मुझे उनकी याद दुख देती थी, इसलिए मैं कभी तस्वीर सामने नहीं रखती थी। ये सुनकर अंकल एक पल के लिए बेहोश होने वाले थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, लेकिन अगर नाना जी वफात पा चुके थे तो फिर? माँ ने आंसू पोंछे और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे नाना तुम्हारी हिफाजत के लिए आए थे ताकि तुम किसी हादसे का शिकार ना हो जाओ। तुम अकेले थे, वो तुम्हारी मदद करने आए थे। अंकल, जो कि साइंस को मानने वाले थे, जो हमेशा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तलाश करते थे, उस दिन उनकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। ये वाक़या उनके जहन से कभी नहीं निकलेगा। उन्हें यकीन हो गया था कि इस दुनिया में सिर्फ जो हम देख सकते हैं वही नहीं होता। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हमेशा हमारी मदद करती हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और ये वाक़यात मेरे अपने नहीं हैं। ये मेरी वालिदा के साथ उस वक्त हुए जब मैं सिर्फ़ एक बच्चा था। 2002 में मेरे नाना का इंतकाल हो गया था फेफड़ों के कैंसर की वजह से, जो पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा धचका था, ख़ास तौर पर मेरी नानी के लिए। उस वक्त मैं सिर्फ़ कुछ चंद साल का था, इसलिए मुझे उस वक्त कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उनके बारे में हमेशा रिश्तेदारों से कहानियाँ सुनता रहा हूँ। जनाजे के चंद हफ्तों बाद मेरी वालिदा एक दिन बाज़ार से वापस आ रही थी।
और गाड़ी में मेरा बड़ा भाई भी था जो उस वक्त सिर्फ 3 साल का था। जब वो लोग रास्ते में थे तो अचानक मेरा भाई बोला, अम्मी मैंने नाना को देखा। मेरी वालिदा एकदम से हैरान हो गई और सिर्फ इतना कह सकी, क्या? मेरा भाई कहता रहा, हाँ नाना, वो मेरे कमरे में थे। मेरी वालिदा इस बात पर चुप रहीं और पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला। उन्होंने पहले तो यकीन नहीं किया। कुछ महीने बाद मेरी वालिदा ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और मैं फर्श पर अपने खिलौनों से खेल रहा था। मेरी वालिदा किचन गई ताकि मेरे लिए कुछ खाने को ला सकें, लेकिन चंद ही सेकंड बाद उन्होंने मेरी हंसी की आवाज़ सुनी। जब वो वापस आई तो मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा किस पर हंस रहे हो आप? लेकिन जो उन्होंने देखा उससे वो एक पल के लिए रुक गई। मैं हंसता जा रहा था और अपने दोनों हाथ उठाकर इस तरह हिल रहा था जैसे कोई मुझे गोद में उठाने वाला हो। मेरी आंखें ऊपर किसी को देख रही थीं, जैसे कमरे में कोई और भी हो। मेरी वालिदा ने फ़ौरन मुझे उठाया और मुझे किचन में ले गईं। 1 साल बाद मेरी नानी कुछ दिन के लिए हमारे घर रहीं। एक दिन बैठे बैठे जब मेरे नाना का जिक्र आया तो वो रोना शुरू हो गई। उनके लिए अभी तक ये सब कबूल करना मुश्किल था। उसी वक्त मेरा भाई, जो अब 4 साल का हो चुका था, अपने कमरे से आया और बोला, नानी रोना मत, नाना ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी वालिदा फ़ौरन भागती हुई मेरे भाई के कमरे में गई। वो कहती हैं कि उन्होंने वहाँ एक हल्की रोशनी में घिरा हुआ एक धुंधला सा साया देखा था। जब मेरी वालिदा ने उस साए को पुकारा तो वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने नानी को तसल्ली दी कि सब ठीक है, क्योंकि वो उनका दुख और नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसके बाद ऐसा कोई वाक़या दोबारा नहीं हुआ। मेरी वालिदा आज भी यकीन करती हैं कि उनके वालिद की रूह हमारे आसपास ही है, जब तक मेरी नानी उनके इंतकाल को कबूल नहीं कर लेती। और जैसे ही उन्होंने अपने दिल से ये दुख निकाल दिया, तभी वो रूह आगे बढ़ गई। अजीब बात यह है कि मैं भी अपनी वालिदा की बात पर यकीन रखता हूँ। वो ऐसे मजाक या झूठ नहीं बोलती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे लगता है कि जो मर जाते हैं वो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं जाते। उनका कोई ना कोई हिस्सा हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें ये महसूस करवाता है कि वो हमेशा के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।